डियर स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय 2 ट्वेल्थ क्लास सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 2 सत्ता के समकालीन केंद्र का पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस करेंगे। आशा है आप पूरे ध्यान से और हमारे साथ जुड़े रहकर पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। पाठ शुरू करते हैं। देखिए, ये पार्ट 1 का पाठ प्रत्यय है। इसमें हम परिचय देखेंगे कि ये सत्ता के जो समकालीन केंद्र हैं इनका क्या परिचय है। यूरोपीय संघ देखेंगे इसमें, और यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव, यानी यूरोपीय संघ जो बना तो उसमें जो यूरोपीय एकता जो कायम हुई उसके कौन कौन से पड़ाव थे, किस तरीके से वो जो है यूरोपीय संघ बना, इसे हम पढ़ेंगे। अब हम पाठ शुरू करते हैं। सत्ता के समकालीन केंद्र, एक परिचय। 1990 के दशक के शुरुआत में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था टूट गई। कौन सी दो ध्रुवीय व्यवस्था? 1990 के दशक में 1990 के दशक में जैसा कि आपको पता है कि गोरबाचोव जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने 1991 में रिजाइन दे दिया था और सोवियत संघ जो है उनके रिजाइन देते ही खत्म हो गया था। तो जो दो ध्रुवीय व्यवस्था थी विश्व की, वो जो है साम्यवादी और जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, एक का हेड जो है अमेरिका था और एक का हेड सोवियत संघ था। तो वो व्यवस्था तो 19 दशक के शुरुआत में यानी 1991 में खत्म हो गई थी। यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। ठीक है। अब वो राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों की जरूरत थी। ऐसे वैकल्पिक केंद्र जो एक ध्रुवीय अमेरिका को कुछ नियंत्रण में ला सके, कुछ कंट्रोल कर सके। ठीक है। तो उसके अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे, ऐसी उम्मीद की गई। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। यूरोप में यूरोपीय संघ, इसमें लगभग 27-28 यूरोप के देश शामिल हैं इस संघ में। ठीक है। और एशिया में दक्षिण पूर्व एशिया यानी आसियान जो संगठन है उसमें दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश शामिल हैं। ये दोनों ही संगठन जो है प्राय आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक, तो इस तरीके से इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, जिससे कि जो सत्ता के केंद्र है वो जो है एक ध्रुवीय विश्व न हो जाए। तो एक ध्रुवीय विश्व से बचने के लिए इन लोगों ने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन खड़े किए हैं। अब देखिए, यूरोपीय संघ क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो यूरोप में ही हुआ था। ठीक है। और उससे यूरोप की बहुत बड़ी बर्बादी भी हुई थी। दोनों ही पक्षों में यूरोप के ही लोग ज्यादा थे। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर के परेशान थे। यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। तो यूरोप के जो नेता थे वो इस बात को सोच रहे थे कि हमारी जो पुरानी दुश्मनी थी, जैसे जर्मनी की ब्रिटेन से दुश्मनी थी, ठीक है, और फ्रांस से भी दुश्मनी थी, और बहुत सारे देशों को जर्मनी ने अपने अधिकार में कर लिया था। तो कई देशों से उसकी दुश्मनी थी। ठीक है। तो अब ये सभी नेता ये सोचने लगे कि क्या हम पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब बहुत ज्यादा पतन हो गया, बहुत बर्बादी हो गई, बहुत लोग मारे गए, धन जन की बहुत हानि हुई, तो उसके बाद ये विचार उनके दिमाग में आए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले
सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए, या जो अपने संबंध हैं उनको हम नए सिरे से बनाएं और इन सब चीजों को हम छोड़ दें। ठीक है। 1945 तक भी यूरोपीय देशों ने अर्थव्यवस्था की बर्बादी और यूरोपीय आधारभूत मान्यताओं और व्यवस्थाओं का ध्वस्तीकरण देखा, क्योंकि 1945 में क्या हुआ, 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, तो यूरोपीय देशों ने अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी। अब युद्ध में क्या होता है, युद्ध में तो आर्थिक हानि होती है, तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। यूरोपीय आधारभूत मान्यताओं और व्यवस्थाओं का, यूरोप की जो आधारभूत मान्यताएं थी, व्यक्ति प्रमुख वाली, लोगों को साथ में रखने वाली, वो सब मान्यताएं और सब व्यवस्थाएं द्वितीय विश्व युद्ध में ध्वस्त हो गई थी। सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। तो ये सवाल जो है लोगों के दिमाग में खड़े हुए थे। 1945 के बाद शीत युद्ध ने यूरोपीय देशों में मेल मिलाप और अमेरिकी मदद से अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन शुरू किया। यह मार्शल योजना थी। अमेरिका ने एक मार्शल योजना बनाई, ठीक है, और उस मार्शल योजना में उसने यूरोप के उन देशों को जो बर्बाद हो गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में, उनके पुनर्गठन के लिए उसने एक योजना बनाई, मार्शल योजना, जिससे कि यूरोपीय देश दोबारा से अपना विकास कर सकें। तो मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन OEEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्थापित हुआ, जिससे पश्चिमी यूरोपियन देशों को आर्थिक मदद दी गई। ये मार्शल योजना के तहत हुआ। और मार्शल योजना किसने शुरू की? अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका की मदद से अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन किया, यह मार्शल योजना थी। तो इसके तहत 1948 में यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन यानी OECC स्थापित हुआ, जिससे पश्चिमी यूरोपियन देशों को आर्थिक मदद दी गई। पश्चिमी यूरोपियन को, क्योंकि पूर्वी यूरोपियन कहां थे? वो तो सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, उनकी तो सोवियत संघ मदद कर रहा था। तो अमेरिका ने मदद की उन देशों की जो पूंजीवादी देश थे मार्शल योजना के तहत। यह एक ऐसा मंच बना जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामले में एक दूसरे की मदद शुरू की। अभी सभी देश एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे, लेकिन अब उनकी समझ में ऐसा आया कि इस OEEC के बनने से जो है पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद कर रहे थे। 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुई। अब उसके बाद में क्या है? पहले तो OEEC थी, अब यूरोपीय परिषद बन गई है। ठीक है, जो राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुई और पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की क्रिया को चरमोत्कर्ष से आगे बढ़ाया। ठीक है, अब जो जितने भी पूंजीवादी देश थे, 1949 में क्या हुआ, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के 4 साल बाद, 3 साल बाद तो मार्शल योजना बनी। ठीक है, और मार्शल योजना ने OEEC स्थापित किया, लेकिन उसके 4 साल बाद क्या हुआ, यूरोपीय परिषद का गठन हुआ, जिससे राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुई और पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया इसने। ठीक है, चरणबद्ध तरीका मतलब स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये 1949 में गठित हुई थी यूरोपीय परिषद। 1957 में गठित यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसका मतलब हो गया EEC। EEC क्या हो गया इसका मतलब? EEC,
यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है। और यूरोपियन पार्लियामेंट ने इस प्रक्रिया में राजनीतिक स्वरूप प्राप्त किया, ठीक है। अब 1957 में, यानी 1949 के 8 साल बाद, 1949 में के 8 साल बाद 1957 में जो है ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी और यूरोपियन पार्लियामेंट बनी है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि यूरोप के देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक साथ में नहीं आए, एक साथ सब विषयों पर उन्होंने विचार नहीं किया। धीरे धीरे करके उनके विचारों में परिवर्तन आते गए और वो देश जो है एक यूरोपीय समुदाय बना बैठे, ठीक है। अंततः सोवियत गुट के पतन के बाद 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। 1992 में, अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, 1945 में, और उसके 47 वर्ष बाद, 47 ईयर्स आफ्टर, ठीक है, 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई, ठीक है। अब इस यूरोपियन संघ में वो पूर्वी यूरोप के देश जो सोवियत संघ के शामिल थे वो भी आ गए और पश्चिमी जो अमेरिका के गुट में शामिल थे वो भी आ गए, यानी पूंजीवादी और साम्यवादी देश जो पुराने वाले थे पूर्वी यूरोप के वो भी इसमें शामिल हो गए और पूंजीवादी देश भी शामिल हो गए, ठीक है। अब समान विदेश और सुरक्षा नीति, अब क्या बना भैया, विदेश और सुरक्षा नीति कैसी बन गई, समान हो गई सबकी। आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग हो गया और एक समान मुद्रा के चलन का रास्ता तैयार हुआ, ठीक है। तो तीन बातें जो है इसके आधार पर बनी, विदेश और सुरक्षा नीति बनी, यानी विदेश नीति का मतलब है यदि अपने से अलग दूसरे देशों के साथ संबंध रखना है तो उसकी एक अलग नीति होगी, सुरक्षा की नीति होगी, कोई उनके ऊपर आक्रमण वगैरह तो नहीं करेगा, ठीक है। और न्याय से जुड़े मुद्दे, यानी कोई विवाद है यदि दो देशों के बीच में तो उसका न्याय कैसे होगा, और एक समान मुद्रा इन सभी सदस्य देशों ने प्रारंभ की है, ठीक है। तो लंबे समय में बना यूरोपीय संघ, तो आप देखिए यूरोपीय संघ कितने लंबे समय में बना है, 47 वर्ष बाद। 47 वर्ष तक यूरोप के देश जो है आपस में धीरे धीरे करके अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाते रहे। लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक रूप लेता गया। आर्थिक सहयोग तो इनका रहा ही, आपस में एक दूसरे के विकास के लिए ये काम करते रहे, लेकिन राजनीतिक रूप भी ये लेता गया और एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह से काम करने लगा। यानी सभी देशों का जो संगठन है वो एक राष्ट्र के रूप में, ठीक है, गठित हो गया और उस तरह से राजनीतिक रूप से काम करने लगा। यद्यपि इनका संविधान तो नहीं बना, लेकिन इनका झंडा, इनका गान, इनकी मुद्रा, ठीक है, और स्थापना दिवस आदि ये सब कुछ मनाते हैं, ठीक है। झंडा, गान, मुद्रा और स्थापना दिवस, इनका अपना अलग झंडा भी है, इनका अपना एक गान भी है, राष्ट्रीय गान जिसे कहते हैं, और इनकी अपनी एक अलग मुद्रा है जिसको यूरो कहते हैं, यूरो, और इनका स्थापना दिवस है उसको भी ये सेलिब्रेट करते हैं। तो आप देखिए कि यूरोपीय संघ जो है यूरोप के सभी देशों ने मिलकर के, मतलब अधिकांश देशों ने मिलकर के जो संगठन बनाया है उसे यूरोपीय संघ कहते हैं। तो उस यूरोपीय संघ ने किस तरीके से अपना आकार लिया है। यूरोपीय संघ ने अन्य देशों से संबंध के मामले में काफी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति बना ली है। यूरोपीय संघ ने अन्य देशों से संबंध, यूरोपीय संघ ने अन्य देशों से संबंध के मामले में काफी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति। अब इन देशों की जितने भी सदस्य देश हैं उनकी साझी विदेश नीति है और साझी सुरक्षा नीति है, ठीक है। यूरोपीय संघ सोवियत खेमे के नए सदस्यों को शामिल करते हुए सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश कर रहा है। अर्थात सोवियत खेमे से जो सदस्य
अलग हुए थे, जिसमें 8 तो पूर्वी यूरोपीय देश थे और कुछ सोवियत संघ के अपने 15 गणराज्य थे, और वो गणराज्य भी बाद में कुछ गणराज्य जैसे चेकोस्लोवाकिया टूट के चेक और स्लोवाकिया हो गया था, यूगोस्लाविया के भी 3 पार्ट हो गए थे। तो इस तरीके से जो देश टूटे थे वो सभी देश अलग अलग हो गए थे, और अब उन देशों को भी ये अपने सहयोग के दायरे में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरो है, यूरो। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। और यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरो। अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर। तो इस तरह से सभी देशों की अपनी अलग अलग मुद्रा होती है, लेकिन इस संगठन की अपनी एक अलग मुद्रा बनी है जिसका नाम है यूरो। यूरोपीय संघ की आर्थिक शक्ति निकट के पड़ोसी एशिया और अफ्रीका के देशों को प्रभावित करती है। यूरोपीय संघ की आर्थिक शक्ति, भाई सभी समृद्ध राष्ट्र हैं, ये सभी जो इसके सदस्य हैं ये सभी प्राय समृद्ध राष्ट्र हैं और समृद्ध हैं, और एशिया और अफ्रीका के जो देश हैं वो विकासशील देश हैं, क्योंकि ये लोग जो समृद्ध बने हैं एशिया और अफ्रीका के देशों का शोषण करके ही तो समृद्ध बने हैं। इन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों का किसी 100 वर्ष 200 वर्ष तक लगातार शोषण किया है, वहां पर राज्य किया है, फिर वहां का शोषण किया है और सब इकट्ठा करके अपने देश के अंदर रख लिया है, तभी तो ये समृद्ध बने हैं। तो यूरोपीय संघ की जो आर्थिक शक्ति है वो निकट के पड़ोसी एशिया और अफ्रीका के देशों को भी प्रभावित करती है। ठीक है, एशिया और अफ्रीका के जो देश हैं वो इनसे मदद के लिए लालायित रहते हैं, बहुत से क्षेत्रों में ये एक दूसरे की मदद भी करते हैं। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो ये यूरोपीय संघ कोई सामान्य संगठन नहीं है। ठीक है, इनके अपने आर्थिक हित भी हैं, राजनीतिक भी हैं, कूटनीतिक भी हैं और सैनिक हित भी हैं। ठीक है, जैसे रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है तो रूस के अगेंस्ट में पूरा यूरोपियन संघ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, काफी मतलब शक्तिशाली देश इसमें शामिल है। बस 2024 में यूरोपीय संघ का सकल घरेलू उत्पादन लगभग 19.35 खरब डॉलर था। देखिए, खरब, नॉट करोड़, करोड़ के बाद अरब, अरब के बाद खरब। तो इतने खरब डॉलर जो है इसका सकल घरेलू उत्पादन था, यानी जीडीपी। ठीक है, इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दे रही है। तो इतनी यदि यूरोपीय संघ की जीडीपी है तो स्वाभाविक बात है कि वो अमेरिका के डॉलर को तो चुनौती देगी ही। ठीक है, यूरोपीय संघ की विश्व व्यापार में हिस्सेदारी, अब देखिए विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की विश्व व्यापार में हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। देखिए, अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है, अमेरिका से भी 3 गुना ज्यादा है। अब लगा लीजिए साहब, क्योंकि ये भी सभी समृद्ध देश हैं। ठीक है, अमेरिका भी समृद्ध है, लेकिन ये सब इकट्ठे हो गए, अमेरिका अकेला रह गया। तो अमेरिका से भी इनकी विश्व व्यापार में जो हिस्सेदारी है वो 3 गुना ज्यादा है, यानी अमेरिका अकेला और ये 27-28 देश। इसलिए ही वो अमेरिका और चीन से व्यापारिक मामलों में पूरी धौंस से बात करता है। ठीक है, क्योंकि वो कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है। आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से, सैनिक रूप से हर तरीके से मजबूत संगठन है यूरोपीय संघ। ठीक है, यूरोपीय संघ विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ऑर्गेनाइजेशन है विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, ये व्यापार की सुविधाएं, जो देश व्यापार करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, उनको ये सुविधाएं देता है। तो यूरोपीय संघ जो है वो विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। ठीक है, यानी विश्व व्यापार संगठन को भी ये अपने हिसाब से चलाता है।
यूरोपीय संघ का एक देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। यूरोपीय संघ का एक देश है फ्रांस, और फ्रांस के बारे में आपको पता है कि इसके पास संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें वीटो पावर है, इसके पास नकारात्मक वोट देने का अधिकार है, जो विश्व के 5 ही देशों को है, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस और अमेरिका। फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस, अमेरिका, उसमें से फ्रांस एक ऐसा देश है जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, और अन्य देश अस्थायी सदस्य होने के कारण, और इसके जो अन्य देश हैं यानी यूरोपीय संघ के जो अन्य देश हैं वो क्या है, वो अमेरिका समेत सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, तो इनका एक सदस्य देश जो फ्रांस है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं पूरी दुनिया में? 5 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी सदस्य हैं। इनको वीटो पावर प्राप्त है, अर्थात इनको नकारात्मक वोट देने का अधिकार है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं, जो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुन करके आते हैं सभी सदस्य देशों में से। ठीक है, जब ये कोई निर्णय लेते हैं, मान लो 14 देश जो है एक पक्ष में हों, और जो स्थायी सदस्य है जिसके पास वीटो पावर है वो यदि विरोध में है तो वो निर्णय जो है माना नहीं जाएगा। तो वीटो पावर का मतलब है ये, यदि 14 देश एक पक्ष में हैं और एक देश जो है जो स्थायी सदस्य है जिसके पास वीटो पावर है, वो यदि उस निर्णय को नहीं मानता है तो वो सुरक्षा परिषद में वो निर्णय नहीं माना जाएगा। तो वीटो पावर का इतना मतलब है। तो यूरोपीय संघ के पास एक देश ऐसा भी है जिसके पास वीटो पावर है, यानी फ्रांस। ठीक है, वैसे तो 2 थे, ब्रिटेन भी था, लेकिन ब्रिटेन जो है वो 2016 में यूरोपीय संघ से अलग हो गया है। वहां की जो जनता है उस जनता में इस बात के लिए मताधिकार हुआ था कि हमें यूरोपीय संघ का सदस्य रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो वहां 51.9% लोगों ने यह कहा कि नहीं रहना है, हमें यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं रहना है। तो इस तरीके से वो देश जो है जो यूरोपीय संघ से अलग हो गया है। ठीक है, पहले 28 देश थे, अब 27 देश रह गए हैं। सेना की दृष्टि से देखें तो यूरोपीय संघ की संयुक्त सशस्त्र सेनाएं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, यानी अमेरिका के बाद में सबसे बड़ी सेना यूरोपीय संघ की है। ठीक है, इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। इसका जो रक्षा बजट बनता है वो रक्षा बजट जो है अमेरिका का तो सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पर ये यूरोपीय संघ आता है। तो अब आप देखिए कि आर्थिक रूप से ये शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी समृद्ध राष्ट्र इसके सदस्य हैं। एक बात, सैनिक रूप से भी शक्तिशाली है, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से इसलिए शक्तिशाली है कि उसके पास में फ्रांस जैसा एक ऐसा देश जो है उसका सदस्य है जो जिसके पास वीटो पावर है। ठीक है, तो सेना की दृष्टि से भी सभी जब 28-29 देशों की सेनाएं एक साथ मिलेगी तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। तो अब आप देखिए, यूरोपीय संघ जो है कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है। दुनिया में तो दूसरे देशों की तो गिनती नहीं है, केवल अमेरिका से चुनौती दे रहा है वो। यूरोपीय संघ के देश फ्रांस के पास लगभग 335 परमाणु हथियार हैं, यानी इनके पास एटॉमिक पावर भी है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया में इनका दूसरा स्थान है औद्योगिक संघ का, ये यूरोपीय संघ का। ठीक है, और फ्रांस के पास जो इसका सदस्य देश है फ्रांस, उसके पास 335 परमाणु हथियार हैं। ठीक है भाई साहब, कितने?
335। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया में इसका दूसरा स्थान है। ठीक है। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, लेकिन सदस्य देशों की आपसी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। ठीक है। जो इसके सदस्य देश हैं उनकी विदेश और रक्षा नीति कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी आ जाती है। ठीक है। यह जरूरी नहीं है कि सभी एक ही विदेश नीति और एक ही रक्षा नीति को माने। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में पूरी तरह से सक्षम है। ठीक है। क्योंकि ताकतवर है, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकी नीतियों को प्रभावित करना और चीन के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर सैनिक शक्ति के स्थान पर कूटनीति का प्रयोग करना ज्यादा प्रभावित साबित हुआ है। ठीक है। ईरान परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, यानी एटम बम बना रहा है, तो अमेरिका इस बात का विरोध करता है, उसे बनाने नहीं देता। ठीक है। तो अमेरिका के साथ में बहुत सारे देश नहीं है, बहुत सारे देश ईरान को समर्थन देते हैं कि चलो ठीक है तुम भी बना लो एटम बम। ठीक है। लेकिन अमेरिका जो है नहीं बनाने देता। और चीन में क्या है, चीन में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। चीन में जो मुस्लिम बस्तियां हैं उनको चीन जो है उजाड़ने में लगा हुआ है, वहां लोगों को मारता काटता है बुरी तरीके से। ठीक है। दूसरा, जब उसने अपना औद्योगिक विकास किया है तो उसने पर्यावरण का बहुत बड़ा विनाश किया है। अभी जैसे जो कोरोना बीमारी फैली थी वो भी बताते हैं कि चीन से ही आई थी। तो इस तरीके से चीन के साथ भी जो मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामले हैं उन पर सैनिक शक्ति के स्थान पर कूटनीति का प्रयोग करना ज्यादा प्रभावी साबित हुआ है। तो सैनिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया चीन के विरुद्ध, बल्कि कूटनीतिक दृष्टि से उसे प्रभावित किया गया। बहुत सारे देशों ने उससे अपने व्यापारिक संबंध तोड़ लिए थे। ठीक है। तो इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन उसके साथ था, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। तो इनकी एक जैसी विदेश नीति नहीं है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें इनकी विदेश और रक्षा नीति अलग अलग है सभी देशों की। यूरो को लागू करने में ब्रिटेन ने यूरोपीय बाजार से अपने को अलग रखा है। जैसा कि मैंने बताया 2016 में ब्रिटेन ने अपने को अलग कर लिया है। डेनमार्क और स्वीडन ने भी मास्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरोप को मानने का प्रतिरोध किया है। यानी डेनमार्क और स्वीडन ने भी मास्ट्रिक्ट संधि को नहीं माना है। ठीक है। और जो यूरोपीय जो साझी मुद्रा है यूरो, उसे भी नहीं माना है उन्होंने, डेनमार्क और स्वीडन। तो आप देखिए 3 देश हो गए, ब्रिटेन, डेनमार्क और स्वीडन, जो यूरो को नहीं मानते हैं। इससे विदेश और रक्षा मामलों में यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित होती है। ठीक है। तो अब बताइए, विदेश और रक्षा मामलों में यूरोपीय संघ की जो क्षमता है वो तो अब प्रभावित होगी इससे। अब यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव देखिए आप। जो यूरोपीय एकता बनी है, ये यूरोपीय जो संघ बना है, तो ये कैसे कैसे बना है देखिए। कब से स्टार्ट हुआ और कब आकर के ये पूरा हुआ है, पहले क्या क्या संगठन बने, कौन कौन देश शामिल थे। ठीक है। तो उस तरीके से क्रम वाइज आप इसको देखिए। अप्रैल 1951 में पश्चिमी यूरोप के 6 देश, जिनमें फ्रांस था, पश्चिमी जर्मनी थी, इटली थी, बेल्जियम, नीदरलैंड, ठीक है, और लग्जमबर्ग, ये 6 देश थे। फ्रांस, जर्मनी यानी पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, इन्होंने पेरिस संधि पर दस्तखत करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया था। तो पहला जो ऑर्गेनाइजेशन बना था वो क्या था? यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय। यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय पहले बना था और इसमें 6 देश शामिल थे। फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली,
बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जेमबर्ग। ठीक है, ये 6 देशों ने मिलकर के पहला एक संगठन अप्रैल 1991 में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के 6 साल बाद, ठीक है, यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद 1957 में, यानी इसके 6 साल बाद, ये द्वितीय विश्व युद्ध के 6 साल बाद ये संगठन बना। फिर इस संगठन के 6 साल बाद क्या हुआ, इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से, ये संधि कहाँ की थी, पेरिस की थी, जो फ्रांस की कैपिटल है, और ये संधि कहाँ की हुई, रोम की। रोम क्या है, इटली की कैपिटल है। ठीक है, तो इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी, इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय यूरेटम, यूरेटम। तो ये 2 चीजें बनाई रोम की संधि के बाद में इन्हीं 6 देशों ने, ईईसी और यूरेटम। ठीक है, अब 1973 में, यानी इसके 16 साल बाद, डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली। अब देखिए, इसमें डेनमार्क भी आ गया, आयरलैंड भी आ गया और ब्रिटेन आ गया। तो अभी तक कितने देश थे, 6 थे, अब 3 और हो गए, तो कितने सदस्य हो गए, अब 9। तो इन्होंने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली। ठीक है, अब इसके 16 साल बाद ये क्या हुआ, यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। अब इन सब देशों ने मिलकर के अपनी एक संसद बनाई और उसके लिए पहला चुनाव 1979 में हुआ। ठीक है, तो आप देखिए कि कोई 1-2 साल में ये गठन नहीं हो रहा, बहुत लंबे समय तक विचार विमर्श करने के बाद में ये सब चीजें, जरूरत समझने पर, विचार विमर्श करने पर ये चीजें जो है प्रयोग उसमें आ रही हैं, प्रचलन में आ रही हैं। ठीक है, तो जो यूरोपीय संसद बनी वो 1979 में उसका पहला चुनाव हुआ। अब देखिए, जनवरी 1981 में, यानी उसके 2 साल बाद, यूनान ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सदस्यता ली। अब तक कितने देश थे, 3 और 6, 9 थे। अब यूनान शामिल हो गया तो 10 सदस्य देश हो गए। ठीक है, अब यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी ईईसी, ईईसी के अब 10 सदस्य देश हो गए। ठीक है, अब जून 1985 में, यानी 81-85, यानी 4 साल बाद क्या हुआ, सांगेन संधि ने सदस्य देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया। अब एक संधि हुई, सांगेन संधि। ठीक है, इस सांगेन संधि से क्या हुआ कि जो भी सदस्य देश थे उन्होंने आपस में अपनी सीमाएं जो है, उसमें जो आवागमन का जो झंझट था, ठीक है, वीजा का जो नियम था, वो सब समाप्त कर दिया। ठीक है, तो सांगेन संधि हुई इसकी। तो ये जो सदस्य देश थे, इनमें ये सांगेन वीजा करके चलता है। ठीक है, यानी एक आदमी जो इंडिया से यहां जाता है, वो यदि सांगेन वीजा ले लेता है तो वो इन सभी सदस्य देशों में बगैर किसी रोक टोक के आराम से यात्रा कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का इन सदस्य देशों ने अपना जो अपने बीच में जो सीमा नियंत्रण था उसे समाप्त कर दिया। ठीक है, अब इसके 1 साल बाद, यानी लगभग 6 महीने बाद, 1986 में क्या हुआ, स्पेन और पुर्तगाल ईईसी में शामिल हो गए। अब कुल मिला के कितने देश हो गए भाई, 12 हो गए। ठीक है, स्पेन और पुर्तगाल ये भी शामिल हो गए। अब 1990 में, यानी 4 साल बाद क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ। क्योंकि आपको पता है 1989 में बर्लिन की दीवार टूट गई थी। ठीक है, ईस्ट जर्मनी
जो एक साम्यवादी देश था, वेस्ट जर्मनी जो एक पूंजीवादी देश था, तो ईस्ट जर्मनी वाले लोगों ने इन दोनों के बीच में जो दीवार बनी हुई थी, जिसे बर्लिन की दीवार कहते थे, वो दीवार ईस्ट जर्मनी वाले लोगों ने तोड़ दी और इस तरह से उन्होंने दूसरी दुनिया का यानी साम्यवाद की जो दुनिया थी उसको खत्म किया था। ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण अक्टूबर 1990 में हुआ। ठीक है भाई साहब। अब फरवरी 1992 में क्या हुआ, यूरोपीय संघ के गठन के लिए maastricht संधि पर दस्तखत किए। अब यूरोपीय संघ बनना था, उस पर एक संधि बनी maastricht संधि पर दस्तखत किए गए। ठीक है, और जनवरी 1993 में क्या हुआ, ईईसी का नाम बदलकर ईसी कर दिया गया। पहले क्या था, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, अब इसका नाम क्या हो गया 1993 में, ईसी, यूरोपियन कम्युनिटी। क्योंकि अब ये केवल आर्थिक मामले ही नहीं देख रही थी, राजनीतिक भी देख रही थी, सैनिक भी देख रही थी, ठीक है, कूटनीतिक मामले भी देख रही थी। ठीक है, तो अब इसलिए इन्होंने केवल आर्थिक नाम न रखा, आर्थिक नाम को हटा दिया, अब इन्होंने सीधा ईसी कर दिया। ईसी का मतलब होता है यूरोपियन कम्युनिटी। ठीक है, यूरोपियन समुदाय या यूरोपियन संघ। ठीक है, जनवरी 2002 में क्या हुआ, यूरो को 12 सदस्य देशों ने अपना लिया। यूरो जो इनकी मुद्रा थी, साझी मुद्रा, उसको 12 सदस्य देशों ने अपना लिया। कब, 2002 में। अब मई 2004 में क्या हुआ भाई साहब, साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। तो ये कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देश ये हो गए। और वो पहले 11-12 थे, तो इस तरह से 22 एक देश जो है हो गए सदस्य। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, इसमें बहुत सारे देश ऐसे हैं जो सोवियत संघ से अलग हुए थे। ठीक है, जैसे ये चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, पोलैंड, माल्टा, लिथुआनिया, ये सब वो देश थे जो सोवियत संघ के साथ शामिल थे। ठीक है, अब वो आकर के यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। जनवरी 2007 में 3 वर्ष बाद क्या हुआ, बल्गारिया और रोमानिया सदस्य बन गए और स्लोवेनिया ने यूरो को अपना लिया। ये जो स्लोवेनिया था, इसने यूरो को अपना लिया, यानी यूरो को अपनी मुद्रा बना लिया। ठीक है, अब दिसंबर 2009 में क्या हुआ, लिस्बन संधि लागू हुई। ठीक है, 2012 में यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला, नोबेल शांति पुरस्कार। 2013 में क्या हुआ, क्रोएशिया 28वां सदस्य देश बना। यानी अब कितने सदस्य हो गए इसके, 28 हो गए। 28वां कौन था, क्रोएशिया था। और 2016 में एक और घटना घटी, ब्रिटेन को 51.9% मतदाताओं के वोट बहुमत के आधार पर वोट बहुमत के जनमत संग्रह से यूरोपीय संघ से बाहर निकाल लिया गया। तो अब कुल मिलाकर के पहले कितने थे, 28 थे, अब एक ब्रिटेन निकल गया तो कितने रह गए, 27 रह गए। तो इस तरीके से 27 जो यूरोपियन कंट्री है वो यूरोपीय संघ में शामिल है। इनका अपना अलग झंडा है, इनका अपना जो स्थापना दिवस है उसका सेलिब्रेशन अलग होता है, इनकी अपनी अलग मुद्रा है। ठीक है, इनकी विदेश नीति भी अलग है, लेकिन कुछ राष्ट्र जो है विदेश नीति में बंधे हुए नहीं है, वो अपने को अलग रखते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आपने देखा कि ये अमेरिका के बाद में इसकी सेना, अमेरिका के बाद में इसका रक्षा बजट, यानी दूसरे नंबर पर इसकी सेना है, दूसरे नंबर पर इसका रक्षा बजट है, और अमेरिका से 3 गुना ज्यादा व्यापार करता है ये पूरे विश्व के साथ। यानी इसके व्यापार की कुल कीमत जो है अमेरिका के व्यापार से 3 गुना ज्यादा है। तो आप बताइए कि ये संगठन शक्तिशाली है या नहीं है? ये संगठन बहुत शक्तिशाली है, ठीक है, और ये हर तरीके से अमेरिका को चुनौती देता है। अभी रिसेंटली एक घटना हुई थी, आपने देखा होगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने धमका दिया था अमेरिका बुला करके, ठीक है, कि तुम समझौता करो, समझौता नहीं करो, रूस के साथ समझौता करो और युद्ध समाप्त करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें किसी तरह की कोई सहायता नहीं देंगे, ठीक है, और जो सहायता तुम्हें दी है वो सब तुमसे वसूल लेंगे, ठीक है। तो रूस तो वहां जो यूक्रेन का राष्ट्रपति था वहां से चला आया, फिर उसके लिए यूरोपियन संघ की, यूरोपियन समुदाय की जो है बैठक हुई, उस बैठक में उसको बुलाया गया और उसको पूरी तरह से सांत्वना दी गई, नहीं तुम्हारे साथ न्याय होगा और अमेरिका यदि तुम्हें किसी तरह की मदद नहीं देगा तो हम सब लोग मिलकर के तुम्हें मदद देंगे। तो अब आप देखिए कि ये शक्ति संतुलन में अमेरिका को भी चुनौती देता है, ठीक है, और चीन तो इसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि चीन का तो व्यापार ही इन देशों से चलता है। चीन तो समृद्धि इन्हीं देशों के कारण हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यूरोपीय संघ जो है बहुत शक्तिशाली संगठन है, बहुत धनी संगठन है, ठीक है, और जिसके पास दोनों चीजें हैं, शक्ति भी हो धन भी हो, तो वो राजनीति और कूटनीति में भी अपना दखल रखता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से यूरोपीय संघ जो है उसको आप ठीक से समझिए, जानिए, और उसके गुण और दोष सब मैंने आपको बता दिए। इस तरीके से ये पहला पार्ट जो है समाप्त होता है। अगला पार्ट अगले सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।